मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। दोस्तों, नफरत पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम देश में बढ़ती हुई नफरत और हिंसा के हर पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बताया कि 1999 में ग्राहम स्टेन्स और उनके 2 बच्चों की हत्या एक प्रयोग था जिसको रंगों के विकल्प के तौर पर देखा गया, और आजकल नफरत के ये सौदागर इसका उपयोग व्यापक रूप से नफरत फैलाने के औजार के रूप में कर रहे हैं, जिसको ये मॉब लिंचिंग का नाम देते हैं। इस तरह की एक और घटना जिसमें झारखंड के रामगढ़ में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए अलीमुद्दीन अंसारी की हत्या के आरोपियों को केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा फूलों का हार पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान करते हुए दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं। दरअसल इस तरह की सामूहिक हत्याओं को इन नफरत के सौदागरों ने व्यापार का एक मॉडल भी बना दिया है, जो इनके संगठन की आर्थिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। इस संदर्भ में एक मशहूर पत्रकार निरंजन टकले के वीडियो को देखिए और इस मॉडल को भी समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि ये पत्रकार रफीक कुरैशी नाम से गुजरात में 3.5 महीने तक रहे। इनका उद्देश्य हत्या की घटनाओं की तह तक जाना था। इस खोजी पत्रकार ने उसके बाद जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। आप खुद उनकी जुबानी सुनिए। मेरे मन में हमेशा आता था कि ये कहाँ से वो राक्षस पैदा हो जाता है कि आप किसी को मार डालते हो। तो मैं गुजरात में करीब 3-3.5 महीने रफ़ीक कुरैशी नाम से रह रहा था, और पहले अहमदाबाद में जो कैटल ट्रेडिंग करते थे, जो बूचर्स थे, उनके साथ दोस्ती की। फिर उन्होंने ही मुझे यह नाम दिया रफ़ीक कुरैशी, और उनके साथ फिर मैं राजस्थान में अलग अलग गाँवों में और गुजरात के भी डीसा में जो इलीगल पशु बाजार चलते हैं वहाँ से कैटल ट्रेडिंग करने का, गाय भैंस पाड़े परचेज करके गुजरात के अलग अलग स्लॉटर हाउसेस में बेचने का। तो ये मैं करता था, और ये करीब 3-3.5 महीने चल रहा था। मैं खुद 32 ट्रकों में बैठ के अलग अलग दिनों पर मैंने ट्रैवल किया, और बीच रास्ते में किस तरह से बजरंग दल एक्सटॉर्शन करता है। गाय का ट्रक अगर आपको लाना है तो 14,500 या 15,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं। भैंस का ट्रक लाना है तो 6,500 देने पड़ते हैं। पाड़ों का ट्रक अगर ला रहे हो तो 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। और वो पालनपुर में आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि इन लोगों का धर्म से या गौमाता में आस्था से कोई लेना देना नहीं है। इनका उद्देश्य कुछ और है, और उसके लिए ये लोग धर्म के विपरीत काम करने में भी झिझकते नहीं हैं। आगे सुनिए। और वो पालनपुर में चौधरी नाम के हैं बजरंग दल के, वो ये पूरा नेटवर्क चलाते हैं। मैं 30-32 ट्रक लाया था, और उस दौरान मैं एक बार उनके पास भी गया उनको मिलने के लिए कि मुझे धंधा बढ़ाने का है, आप थोड़ा सा पैसा कम करो। और मैं बाकायदा स्कल कैप पहन के और पठानी ड्रेसेस वगैरह वो पहन के ही मैं घूमता था, रहता था। तो मैं उनके पास चला गया कि आप थोड़ा सा आपका फ़ीस कम करो, मेरे को धंधा बढ़ाने का है। तो बोले कितना करेगा? तो मैं बोला मैं रोज़ 40 ट्रक लेके आऊँगा, और मुझे बम्बई तक लेके जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी गुजरात तक ही है। आपको अगर बम्बई लेके जाना है तो बलसाड़ में बाबूभाई देसाई नाम के दूसरा एक शख्स है हमारा, उसको महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, उसका रेट अलग है। मेरा बलसाड़ तक का जिम्मेदारी है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको पूछा कि, और उनका एक रूल है कि चमड़ा उनको देना पड़ता है, मतलब जानवर काटने के बाद मुफ्त में चमड़ा उनको देना है, और वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनको पूछा कि आपके धर्म में तो ये अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अभी आया है ना, तू बैठ चाय पी। तो मैं उसके सामने बैठ गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। तो मैं बोला फिर आप ये गाय के चमड़े का व्यापार कैसे करते हो? तो उसने बोला ऐसे दीवार पे लक्ष्मी की मूर्ति थी, तो उसने पूछा ये पता है क्या है? मैं बोला हाँ, कोई भगवान है। तो उसने कहा कि मैं इसकी पूजा करूं या चमड़े की पूजा करूं?
तो मैं बोला साहब फिर हम भी तो वही चाहते हैं, हमको 2 पैसा मिल जाएगा, अगर आपने हमको थोड़ा पैसा दिया तो हमको भी 2 पैसा मिल जाएगा। उसने कहा कि तुम्हारा पेट भरने के लिए जितना काफ़ी है उतना मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा जो है वो हमारा है। आतंक इनके लिए निवेश है और ये लोग आतंक फैलाने के उद्देश्य से ही लोगों की हत्याएं करते हैं। आतंक फैलाना और हत्याएं करना इनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। फिर काफ़ी बातें उसने उस वक्त बताई कि करीब रोज 1.5 करोड़ रुपया पालनपुर के वो जो अमीरगढ़ का चेक पोस्ट है वहाँ पर एक दिन में रोज 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। ईद के बाद आना, तब बात करेंगे, शायद कुछ थोड़ा बहुत कम करेंगे, तो ईद के बाद आना। उसने ये भी कहा कि बीच बीच में हमको लोगों को मारते रहना पड़ता है, क्योंकि जब किसी को मारते हैं तब 10-15 हज़ार 20 हज़ार लोग डर जाते हैं और वो डर बरकरार रखना है तो बीच बीच में मारते रहना पड़ता है। तो तू अचानक अलग नंबर के ट्रक में से ट्रैवल मत कर, कहीं फंस जाएगा एक आध दिन। तो बोला क्या करेंगे सर, पेट भरने के लिए तो करना ही पड़ेगा, जब तक जिंदा है तब तक पेट भरना है, तब तक ये करना है। आपने अगर मार ही डाला तो कहाँ पेट भरने की नौबत है। तो ये सारी बातें हुई थी और ये मोडस ऑपरेंडी है। हम सोचते हैं कि गौ रक्षा वगैरह ये धर्म की बातें वो करते हैं, लेकिन वो बिजनेस मॉडल है और उस बिजनेस मॉडल की इन्वेस्टमेंट डर है। और ये डर, ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली फासिज्म की इन्वेस्टमेंट है। वो चाहे आप किसी भी फील्ड में देखो, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने किया था कि मतलब फाइनेंशियल लेवल पर हर आदमी को घुटनों के बल ला के रख दिया था, और जब आर्थिक आधार पर कोई भी इंसान घुटनों के बल टिक जाता है तो वो किसी भी फांसीवादी हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाता है। और वही हमने देखा कि उसके बाद क्या क्या हुआ, कुछ नहीं। और एक अर्बन मिडिल क्लास में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अर्बन मिडिल क्लास को हमेशा ऐसे लगता है कि हम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो उनमें ये वहम पैदा कर दिया कि आप लाइन में खड़ा रह के देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और वो खड़े हो गए। और वो मतलब खड़े रहने की वजह के को जब हम जैसे लोग क्रिटिसाइज करने लगे तो वो हमको गालियाँ देने लगे, ये कहकर के बॉर्डर पे देखो जवान कैसे मर रहे हैं, हम 4 घंटे लाइन में खड़े नहीं रह सकते क्या। और ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उनका जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको ट्रीट करने की कोशिश की, उसको एड्रेस करने की कोशिश की, और इसलिए ये पूरा बेवकूफ़ अर्बन मिडिल क्लास उनके पीछे दौड़ रहा था। लेकिन ये जाकर कभी कोई देखता नहीं है कि वाकई में ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है। 23 फरवरी 2019 को शोएब दानियाल का एक लेख हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ, जिसमें एक पॉइंट में उनका मानना है कि इस तरह की घटनाएं देश के कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती तो है ही, साथ में हमारी कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगा देती हैं। उनके अनुसार इस सब पर राजनीतिक हल्का या तो चुप रहता है या उनके बयानात अपराधियों के पक्ष में दिखाई देते हैं। शोएब दानियाल के अनुसार अखलाक मर्डर केस के कुछ दिनों के बाद ही स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री महेश शर्मा ने इसको एक सामान्य घटना बता दिया था, और लगभग 1 साल बाद इस हत्याकांड के एक अभियुक्त रवि सिसोदिया की गुर्दे की बीमारी में मृत्यु हो जाने पर यही महेश शर्मा उसके घर जाते हैं और उसके शव के सामने हाथ जोड़ते हुए अपनी तस्वीर को ट्वीट करते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि उसका शव तस्वीर में तिरंगे में लिपटा हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में अखलाक हत्याकांड के आरोपी विशाल राणा सबसे आगे नारे लगाते हुए दिखाई देता है। एक और बात का उल्लेख मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ कि ये लोग जो अपराध करते हैं वो इतने सुनियोजित ढंग से ये काम करते हैं कि अपराध की वीडियो निडर होकर सभी जगह प्रसारित भी कर देते हैं, जिससे डर और नफरत के कारोबार में बढ़ोतरी होती है। ये लोग इतने निडर होकर ये काम करते हैं कि लगता है इनके मन से कानून का डर समाप्त ही हो चुका है। उन्हें यह भी डर नहीं लगता कि यही वीडियो उनके खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये 3 प्रकार के समूह हैं जो नफरत के इस कारोबार में लिप्त हैं,
एक वो लोग जो पूरी तरह संगठित होकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं और उनको इस काम का कोई आर्थिक या राजनीतिक लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मिलता है। दूसरे वो भोले भाले लोग हैं जो धर्म की आड़ में रची गई उनकी इन चालों को नहीं समझ पाते और उनकी इन साजिशों का शिकार होकर खुद भी नफरत फैलाने के काम में जुट जाते हैं। एक तीसरा समूह है जो उनकी इन साजिशों का शिकार होकर नफरत करना तो सीख गया है, लेकिन अभी नफरत फैलाने का काम नहीं करता। ये जो पहला समूह है ये बहुत संगठित है और इस समूह को समय समय पर राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सहयोग भी मिलता रहता है और कुछ राजनीतिक समूह तो स्वयं भी इस कार्य में लिप्त पाए गए हैं। हमारा उद्देश्य आम जनता को साजिशों से आगाह करना है, जिससे वो ये समझ सकें कि नफरत का ये खेल आज एक व्यापार है और राजनीतिक हथकंडा है। हमें इसको समझना होगा, देश में बिगड़ रहे भाईचारे को फिर से स्थापित करना होगा। नफरत की सीरीज के अगले भाग में हम कुछ और परतों पर से पर्दा उठाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।